नॉर्थ कोरिया, चाइना और रूस का जो बॉर्डर है, ये रूस और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है। ये करीब 17 किलोमीटर का बॉर्डर है। इसी को फ्रेंडशिप ब्रिज कहा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। क्या व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया के किम जोंग से हाथ मिलाने वाले हैं? अगर ऐसा होता है, अगर दोनों के रिश्ते सुधरते हैं, जो कि सुधरते हुए नजर आ भी रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया है, हाल ही की जो गतिविधियां हुई हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया और रशिया के रिश्ते सुधरते हैं, पुतिन और किम जोंग की दोस्ती होती है, तो ये नेटो के लिए, अमेरिका के लिए, यूक्रेन के लिए कितनी भारी साबित हो सकती है। क्योंकि एक तरफ रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उस बीच ये खबर सामने आना कि पुतिन और किम जोंग के जो रिश्ते हैं उनमें सुधार हुआ है, उस बीच ये खबर सामने आना कि किम जोंग पुतिन को हथियार देंगे या कुछ हथियार दे भी चुके हैं, उस बीच ये खबर सामने आना कि पुतिन और किम जोंग की जो 2024 में मुलाकात हुई थी उसके मायने अब कहीं हद तक सामने आ रहे हैं। इसका अमेरिका पर क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो कि पुतिन को अल्टीमेटम दे चुके हैं सीज फायर का, वहीं पुतिन अपनी ताकत को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या किम जोंग से मिलके किम जोंग का क्या कुछ फायदा हो सकता है? पुतिन के साथ हाथ मिलाकर रशिया यानी रूस को क्या कुछ लाभ हो सकता है? चलिए लगाते हैं दूरबीन और दूर की खबर को पास से देखते हैं। अगर हम इस फोटो को देखें, यानी अगर पुतिन और किम जोंग हाथ मिला लेते हैं, जैसा कि अभी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे, उससे पहले हम एक बार देखते हैं कि मैप पे, मानचित्र पे दोनों देशों की क्या स्थिति है, आसपास के देश कैसे हैं। अगर हम मैप पे देखें तो ये रूस है और यहां पर है नॉर्थ कोरिया। इसको अगर हम और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो एक बार गूगल मैप पर देखने पे ये जो तुमनगांग है, ये तुमनगांग के बीच में रूस और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है। ये करीब 17 किलोमीटर का बॉर्डर है। यहाँ पे जो ब्रिज बना हुआ है, जो ब्रिज दिख रहा है, रेलवे ब्रिज है ये। इस ब्रिज को फ्रेंडशिप ब्रिज भी कहा जाता है, जो कि इन दोनों देशों के बीच को जोड़ता है। और ये सिर्फ दोनों देशों को नहीं, ये चाइना को भी जोड़ता है। चाइना को कैसे जोड़ता है अगर हम यहां समझने की कोशिश करें तो ये जो नॉर्थ कोरिया, चाइना और रूस का जो बॉर्डर है वो ये है। अगर हम इसको थोड़ा जूम आउट करके देखें, ये तुमैन रिवर है, जो कि यहां से ये रूस का इलाका है, ये चाइना का इलाका है, और ये है इधर नॉर्थ कोरिया। और ये तुमैन रिवर इनको जोड़ती है। ये तीनों देशों को जोड़ने वाला एक बॉर्डर है। यानी ये जो रूस और किम जोंग यानी नॉर्थ कोरिया के बीच जो समझौता हुआ है, उसमें चाइना क्या कुछ रोल प्ले कर सकता है? क्योंकि एक तरफ नेटो देश अलग है, नॉर्थ कोरिया, चाइना और रूस अगर इन लोगों के साथ हाथ मिला लेता है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि अमेरिका के साथ रूस के जो रिश्ते हैं वो कैसे बिगड़ते नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के साथ बातचीत कैसे बिगड़ती नजर आई जब ट्रंप ने पुतिन से कहा कि आप तत्काल सीज फायर कीजिए बिना किसी शर्त के। पुतिन ने नहीं माना, उसके बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ते नजर आए। वहीं ट्रंप ने जेलेंस्की को हथियार देने की बात तक सामने, एक फोन कॉल भी शायद आपको याद होगा, जब ट्रंप और जेलेंस्की के बीच फोन कॉल हुआ था तो ट्रंप ने जेलेंस्की से पूछा था कि क्या आप मॉस्को को अटैक कर सकते हैं, मॉस्को यानी रूस की राजधानी। तो जेलेंस्की ने कहा था कि हां, मैं अटैक कर सकता हूं अगर आप हमें हथियार दे तो। यानी अमेरिका और जेलेंस्की के यानी आपके यूक्रेन के बीच क्या कुछ चल रहा है, उस बीच अगर अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा है, नेटो देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, वहां पे रूस का नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना, पास में चाइना, तो ये किस तरह के एक भौगोलिक समीकरण या वैश्विक समीकरण बन सकते हैं, ये कितने भारी पड़ सकते हैं, इसको समझने की भी हम कोशिश करते हैं। जैसा हमने उस मैप पे समझने की कोशिश की, एक प्रतीकात्मक मैप पे भी समझने की कोशिश करते हैं जो तुमनगांग है। ये 17 किलोमीटर का ये जो एक ब्रिज, जिसे फ्रेंडशिप ब्रिज कहते हैं, वो करीब 17 किलोमीटर का है और ये रूस और नॉर्थ कोरिया को यहीं पे जोड़ता है। 17 किलोमीटर का ही दोनों देशों का ये बॉर्डर है और इसी को हम फ्रेंडशिप ब्रिज कहते हैं। इसी को फ्रेंडशिप
ब्रिज कहा जाता है। अब यहां पे मायने समझने होंगे कि अगर रूस और नॉर्थ कोरिया साथ आते तो उसके राजनीतिक, रणनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य मायने क्या कुछ हो सकते हैं, उनको समझने के लिए हम कुछ पॉइंटर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर उत्तर कोरिया के साथ संबंध सुधरते हैं, जैसा कि 27 जुलाई 2025 को रूस ने मॉस्को से प्योंगयांग के बीच, प्योंगयांग यानी जो नॉर्थ कोरिया की राजधानी है, के बीच सीधे यात्री उड़ानें शुरू की हैं। 1990 के दशक के बाद यह महीने में चलने वाली फ्लाइट नॉर्ड विंड एयरलाइंस की बोइंग 777-200ER है। यानी आप फोकस ध्यान दीजिए कि 1990 के बाद यानी 27 जुलाई 2025 को जो फ्लाइट चली है, वो कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया, ये जो डेटा हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये कुछ रिपोर्ट्स को, कई सारी रिपोर्ट्स को खंगालने के बाद जो हम तक डेटा पहुंचा है, उसको संजोकर पॉइंटर्स में हम आप तक लेकर आए हैं। यानी 1990 के दशक के बाद ये महीने की चलने वाली ये फ्लाइट महीने में एक ही बार चलेगी। जो फ्लाइट है नॉर्ड विंड एयरलाइंस की बोइंग 777-200ER है, जिसमें लगभग 440 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। कई सालों बाद रूसी यात्री या कार्गो जहाज उत्तर कोरिया नहीं गए थे। कई सालों बाद ऐसा हुआ है, कई सालों से ऐसा नहीं हुआ था, जैसे कि 1990 के दशक का जिक्र भी हुआ है। अगर पिछली बार रूसी विमान प्योंगयांग में 2024 के जून में आए थे, जब राष्ट्रपति पुतिन की आधिकारिक यात्रा हुई थी, यानी जब 2024 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन नॉर्थ कोरिया गए थे, तब वहां पर रूसी विमान प्योंगयांग पहुंचे थे। उसके बाद से कोई भी 1990 के दशक के बाद से कोई भी इस तरह की फ्लाइट रूस की नॉर्थ कोरिया नहीं गई है। और जो अब अगर ये शुरू हुआ है तो इसके क्या कुछ मायने हो सकते हैं, और इसके मायने अमेरिका को, यूक्रेन को, नेटो को कैसे भारी भी पड़ सकते हैं। आखिरकार पुतिन सोच क्या रहे हैं। अगर हम बात करें तो पुतिन और किम के बीच की रिश्ते की अगर बात की जाए तो पुतिन और किम के बीच का जो रिश्ता है वो जून 2024 में, जैसा अभी जिक्र किया, जून 2024 में पुतिन जो है आधिकारिक रूप से नॉर्थ कोरिया गए थे। तो वहां पुतिन ने उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग का दौरा किया था, जो 24 सालों में उनका पहला दौरा था। दोनों नेताओं ने 18 जून 2024 को एक पूर्ण रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे दिसंबर 2024 में लागू और नवंबर 2024 में पारित भी कर दिया गया। यानी 18 जून 2024 को दोनों देशों के बीच एक संधि हुई, एक समझौता हुआ, जिसे दिसंबर 2024 तक लागू भी कर दिया गया। यानी अंदर खाने क्या कुछ चल रहा था, ये कोई बहुत बड़ी रणनीति रही होगी पुतिन की और किम जोंग की। अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो राजनीतिक और सैन्य गठजोड़ जो संधि हुई थी, जो समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच में, उसमें रक्षा सहयोग, सैन्य तकनीकी समन्वय सहित कई समझौते शामिल हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के अनुसार, अगर अमेरिका और साउथ कोरिया की बात की जाए, यानी दक्षिण कोरिया की बात की जाए, तो उनका यह दावा है कि उत्तर कोरिया ने रूस को अनुमानित 5 मिसाइल गोले और कई मिसाइलें भेजी, जबकि रूस ने तकनीकी सहायता और संभवतः हथियार विकास में मदद की। यानी जब यह संधि हुई तो इस संधि के बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि यहां से उत्तर कोरिया की तरफ से मिसाइल गोले गए होंगे और वहां से तकनीकी विकास, तकनीकी मदद नॉर्थ कोरिया की गई होगी। वैसे ही कुछ रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया कि अगले महीने में और 5-6 हजार लोग भेजे जा सकते हैं। ये उस वक्त की बात है जब ये संधि हुई थी। इसके बाद अगर हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो ये है कि किम जोंग को कौन से हथियार दे सकते हैं, मतलब नॉर्थ कोरिया से रूस कौन कौन से हथियार आ सकते हैं या आ भी चुके हो। कुछ रिपोर्ट्स में दावा ये भी किया गया है कि किम जोंग पुतिन को कई सारे हथियार दे भी चुके हैं, कई सारे सैन्य मदद भी कर चुके हैं। हालांकि आपको याद हो कि जो दक्षिण कोरिया है वो यूक्रेन के साथ है और जो उत्तर कोरिया है वो रूस के साथ है। दोनों का बहुत बड़ा बॉर्डर नहीं है, दोनों देश पास पास में ही हैं। अगर हम बात करें तो तोपखानों के गोले जो कि 122 mm और 152 mm के गोले हैं, ये सोवियत रूसी तोपों में इस्तेमाल होते हैं और उत्तर कोरिया के पास इनका बड़ा भंडार है। यानी कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया है। कई जो वैश्विक विशेषज्ञ हैं, जो जियोपॉलिटिक्स के विशेषज्ञ हैं, उनका भी ये दावा है कि अगर नॉर्थ कोरिया के पास एक इनका बड़ा भंडार है तो वो
रूस तक इन्हें पहुंचा सकता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है वो करीब 3 सालों से चल रही है। वो युद्ध अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंचा है। 3 सालों से लगातार रूस यूक्रेन एक दूसरे के ऊपर बारूद, बम, गोले दाग रहे हैं। रॉकेट आर्टिलरी की बात की जाए तो जैसे BM-21 ग्रेड सिस्टम के लिए रॉकेट, ये भी नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद है। रॉकेट और मिसाइलों की बात की जाए तो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें उत्तर कोरिया के पास KN-23 और KN-24 जैसे शॉर्ट रेंज सिस्टम है, जो रूसी इस्कंदर M जैसे हैं। अगर रूस को बैकअप की जरूरत हो तो ये मिसाइलें मिल सकती हैं। हो सकता है पुतिन की और किम जोंग की इन मुद्दों पर भी बात हुई हो। अब अगर हम इसको और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि इसका असर कहां कहां दिख सकता है, किन किन देशों पे इसका असर दिख सकता है। वहीं अभी हथियारों की संख्या जो है वो कम नहीं हुई है नॉर्थ कोरिया के पास। सब जानते हैं कि किम जोंग को हथियारों का कितना शौक है, बार बार जो परमाणु की वो भी धमकी देते रहते हैं, कितना शौक है। भले उनके देश में भूखमरी हो, लेकिन हथियार कम नहीं होने चाहिए। अगर हम ड्रोन और UAVs की बात की जाए तो उत्तर कोरिया ने हाल के सालों में टोही और कामिकाजे ड्रोनों का विकास किया है। रूस इन्हें यूक्रेन में इस्तेमाल कर सकता है, जैसे उसने ईरान के शाहिद ड्रोन किए हैं। इन्फेंट्री हथियार की बात की जाए तो राइफल, मशीन गन, ग्रेनेड लॉन्चर आदि जैसे हल्के हथियार भी जरूरत पड़ने पर नॉर्थ कोरिया रूस को दे सकता है। रूस को बड़े पैमाने पर जनशक्ति को हथियारों से लैस करना है, जिसमें ये मदद भी कर सकते हैं। गोला बारूद भी दी जा सकती है नॉर्थ कोरिया की तरफ से रूस को। अब अगर हम ये बात करें, क्योंकि कोई भी समझौता होता है वो एक तरफा नहीं होता, हाथ दोनों लोगों के मिलते हैं। अब पुतिन और किम जोंग का हाथ मिला है तो किम जोंग ने सिर्फ और सिर्फ पुतिन की मदद के लिए तो हाथ नहीं मिलाया होगा, ना ही पुतिन ने सिर्फ इसलिए जो दशकों से, जो कई सालों से रिश्ते बिखर गए थे उनको समेटने की कोशिश की कि सिर्फ किम जोंग उनका फायदा करें। किम जोंग ने भी अपना कुछ फायदा देखा होगा। अब कुछ रिपोर्ट्स को खंगालने के बाद जो डेटा हमारे सामने पहुंचा है, जो समरी हमारे पास पहुंची है, जो निष्कर्ष हम तक पहुंचा है, उनको हमने पॉइंटर्स में आप तक साझा करने की कोशिश की है कि क्या किम जोंग क्या फायदा चाहते होंगे पुतिन से। एक बार देखते हैं। अगर सैन्य और तकनीकी लाभ की बात करें तो रूस से आधुनिक हथियार तकनीक किम जोंग ले सकते हैं, मांग सकते हैं। मिसाइल सिस्टम में सुधार, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM री एंट्री व्हीकल तकनीक, ये जो रूस के पास टेक्नोलॉजी है हथियारों को, जो आधुनिक हथियार रूस के पास है, वो तकनीक किम जोंग रूस से मांग सकते हैं। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जो 2023 में उत्तर कोरिया का सैटेलाइट प्रोग्राम रूस की मदद से ही सफल हुआ था। अगर आपको याद हो तो 2023 में रूस ने जब मदद की थी उत्तर कोरिया का, जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी प्रोग्राम था, ये सैटेलाइट प्रोग्राम था, इसमें कुछ खराबी आ गई थी। जब रूस ने मदद की, ये रूस की मदद से ही ठीक हुआ था। यानी टेक्नोलॉजिकल तरीके से, तकनीकी रूप से रूस से मदद मांग सकते हैं किम जोंग। आर्थिक सहायता की बात की जाए, क्योंकि जैसा अभी हमने आपको बताया कि नॉर्थ कोरिया के अंदर भूखमरी है, काफी खराब आर्थिक स्थिति है, गरीबी जैसे हालात हैं, तो तेल और जो खाने की आपूर्ति है वो भी रूस से ली जा सकती है अगर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के कारण, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने कई सारे प्रतिबंध नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगा रखे हैं। उत्तर कोरिया को तेल और खाना मिलना मुश्किल हो गया है। रूस से कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और चावल, अनाज जैसी खाद्य सामग्रियां मिल सकती हैं। अगर मजदूरों को रोजगार की बात करें, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में रोजगार की भी समस्या है, आर्थिक स्थिति एकदम चरमराई हुई है, तो रूस में हजारों उत्तर कोरियाई मजदूर पहले से काम करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग, माइनिंग सेक्टर में हो। यानी नॉर्थ कोरिया के ऐसे कई लोग हैं, कई मजदूर हैं जो कि रूस में काम करते हैं और अपना घर चलाते हैं, रोजगार करते हैं, वहां अपने घर को पालते हैं, बच्चों को पालते हैं। और वहीं अगर प्रतिबंधों के बावजूद जो गुप्त रूप से कई वर्क वीजा मिल सकते हैं, जिससे उत्तर कोरिया को विदेशी मुद्रा मिलती है। इसको और बेहतर जानने के लिए अगर हम बात करें तो भयानक खाद्य संकट जो नॉर्थ कोरिया के ऊपर आया हुआ है, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 से 60% आबादी भूख और कुपोषण से जूझ रही है। यानी नॉर्थ कोरिया की 40 से 60% आबादी जो है वो भूख और कुपोषण से जूझ रही है। उसके बावजूद किम जोंग का जो ध्यान है वो हथियारों पे है।
यानी अगर रूस के साथ समझौते होते हैं, पुतिन के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो बेहतर होते हैं, तो इन मुद्दों पे भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि रोजगार, जैसा हमने बात की, करीब 30% जो 30,000 मजदूर हैं, नहीं पैच, हमने रोजगार की बात की कि रोजगार किस तरह से नॉर्थ कोरिया का रूस के ऊपर डिपेंड है, कितने लोग वहां काम करते हैं, चाहे वो माइनिंग का सेक्टर हो, चाहे वो बिल्डिंग का सेक्टर हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो कृषि उत्पादन खराब मौसम और उर्वरक की कमी से प्रभावित हुआ है। कोरोना काल में चीन से सप्लाई भी बंद हो गई थी। यानी चीन, जैसा अभी हमने शुरुआत में आपको मैप पे दिखाया था, नॉर्थ कोरिया से बहुत ज्यादा दूर चीन का बॉर्डर नहीं है, लेकिन कोरोना काल के समय चीन ने भी नॉर्थ कोरिया के लिए सप्लाई बंद कर दी थी। अगर विदेश व्यापार लाभ भी ठप पड़ा हुआ है नॉर्थ कोरिया का, यानी उत्तर कोरिया का जो मुख्य व्यापारिक भागीदार है वो चीन है, और 90% व्यापार चीन के साथ होता है। और यहां पर चीन ने भी सप्लाई जो है वो बंद कर दी थी। 2020 से 22 में कोविड के कारण बॉर्डर बंद होने से व्यापार लगभग शून्य पर आ गया था। रूस के साथ हाल ही में कुछ व्यापारिक रास्ते दोबारा खुले हैं, जो कि 2023 और 24 में खुले थे। इसको अगर और अच्छे से समझने की कोशिश करें कि उत्तर कोरिया की स्थिति कैसी है, आर्थिक हालात वहां के कैसे हैं, तो एक अलग थलग पड़ी हुई आर्थिक प्रणाली है। ना तो वर्ल्ड बैंक, ना IMF और ना ही किसी FDI का उत्तर कोरिया में प्रवेश है। किम जोंग की नीति क्या है? ब्यूजिंग, यानी समानांतर रूप से परमाणु और आर्थिक विकास, लेकिन परमाणु हथियारों को प्राथमिकता। जिस देश में करीब 40 से 60% तक भुखमरी हो, गरीबी हो, वहां क्या है प्राथमिकता पे? परमाणु हथियार। वहां इसीलिए ना तो वर्ल्ड बैंक, ना IMF, ना ही किसी FDI का उत्तर कोरिया में प्रवेश है। इसके बाद अगर बात की जाए तो रूस, इसका नेटो पे क्या कुछ असर पड़ सकता है? जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रूस और उत्तर कोरिया अगर मिल जाते हैं तो नेटो, अमेरिका, इन पे क्या असर पड़ सकता है, यूक्रेन पे क्या कुछ असर पड़ सकता है। तो नेटो की अगर बात की जाए तो रूस उत्तर कोरिया गठबंधन से एक नई सत्तावादी धुरी बन रही है, जो कि चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया। यानी अगर उत्तर कोरिया और रूस के रिश्ते मजबूत होते हैं तो चीन और ईरान को भी और ज्यादा ताकत मिलेगी। एक ये जो इन लोगों का संगठन है, जो 4 देश हैं, उनको और ज्यादा मजबूती मिलेगी। नेटो के लिए ये नए सुरक्षा खतरे का संकेत भी है, विशेषकर इंडो पैसिफिक विस्तार रणनीति में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंडो पैसिफिक विस्तार रणनीति क्या है, चलिए इसे समझते हैं। व्यापार की बात की जाए तो वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से गुजरता है। सुरक्षा की बात करें तो चीन की बढ़ती गतिविधियों के चलते समुद्री सुरक्षा, नौसैनिक गतिविधियां और रणनीतिक गठबंधन जैसे कि क्वाड जैसे महत्वपूर्ण हो गए हैं। ऊर्जा आपूर्ति की बात की जाए तो पेट्रोलियम गैस का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से ट्रांसपोर्ट होता है। यानी इंडो पैसिफिक का जो एरिया है वहां से ट्रांसपोर्ट होता है। प्रभाव और शक्ति संतुलन की बात की जाए तो अमेरिका और चीन के बीच शक्ति संघर्ष का केंद्र यही क्षेत्र बना हुआ है। यानी दोनों देशों के बीच जो आप देखते होंगे तकरार बनी रहती है, एक प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, एक शक्ति, हम अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर, दोनों देश अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसको अगर और अच्छे से समझा जाए तो यूक्रेन के स्तर से इसके कैसे असर पड़ सकता है, तो यूक्रेन के युद्ध में इसका एक अप्रत्यक्ष खतरा भी है। कैसे खतरा है? उत्तर कोरिया ने रूस को हथियार, गोला बारूद और सैनिक सहायता दी है। इससे यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच सकता है। नेटो समर्थित यूक्रेन पर दबाव भी बढ़ सकता है। हथियारों की तकनीक की बात की, जैसे हम बात कर भी चुके हैं कि रूस उत्तर कोरिया को परिष्कृत मिसाइल या परमाणु तकनीक दे सकता है, जो कि UN प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा। इससे क्षेत्रीय तनाव, विशेषकर दक्षिण कोरिया और जापान बढ़ेगा, लेकिन नेटो को अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर जो इसका क्षेत्रीय तनाव है, जैसे दक्षिण कोरिया की बात की जाए या जापान की बात की जाए, जो कि उत्तर कोरिया के साथ नहीं है, जो कि उत्तर कोरिया के धुर विरोधी हैं, उन पे भी इसका क्षेत्रीय तनाव बढ़ेगा। जब ये क्षेत्रीय तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, अगर रूस और उत्तर कोरिया साथ में आ गया और दक्षिण कोरिया और जापान के ऊपर बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया, तो फिर नेटो को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। दक्षिण कोरिया और जापान की सुरक्षा चिंताएं बढ़ेंगी, जिससे वे नेटो के साथ और गहराई से जुड़ सकते हैं। नेटो पहले ही जापान और कोरिया को ग्लोबल पार्टनर मानता है। यानी
जो नेटो के देश हैं वो उत्तर कोरिया को नहीं, वो दक्षिण कोरिया को और जापान को ग्लोबल पार्टनर मानते हैं। अब इन्हें और ज्यादा समर्थन भी मिल सकता है। अगर देखा जाए तो जो नेटो की खुफिया तैयारियां हैं उन पे भी असर पड़ सकता है। वो असर कैसे पड़ सकता है कि रूस उत्तर कोरिया संधि के चलते नेटो को अब जो साइबर मिसाइल रक्षा है, जो परमाणु गतिविधियों पर दोहरी निगरानी रखनी होगी। क्यों? क्योंकि जैसा अभी शुरुआत में बताया, किम जोंग का फोकस कहां है? परमाणु हथियार पे। अब अगर रूस और किम जोंग, पुतिन और किम जोंग दोनों लोग कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं तो उस बहुत बड़ी प्लानिंग को समझने के लिए नेटो को भी बहुत बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि जो साइबर मिसाइल रक्षा है उसको संभालने के लिए परमाणु गतिविधियां, यानी उस पर दोहरी निगरानी रखनी होगी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने जा रही है, ये भी देखना होगा। नेटो की जो साइबर डिफेंस रणनीति है, उत्तर कोरिया हैकिंग से खतरा तो नहीं है, यानी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गतिविधियां, बहुत सारी रणनीति यहां पे नेटो को भी बनानी होंगी। अगर रूस और उत्तर कोरिया कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं तो आखिर चल क्या रहा है दोनों देशों के बीच? अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका पे इसका कैसा असर पड़ सकता है? तो यूक्रेन युद्ध में रूस की जो बढ़ती ताकत है, रूस की ताकत बढ़ सकती है। अभी जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जेलेंस्की के साथ झुकाव हुआ, पुतिन के साथ जो रूसी राष्ट्रपति हैं उनके साथ जो है मतभेद हुए, कई सारे मतभेद हुए, अल्टीमेटम भी दिया गया सीज फायर कराने के लिए। उस पर भी बात हो सकती है कि अब अगर देखा जाए तो उत्तर कोरिया ने रूस को तोपे और गोले दी हैं, मिसाइल और संभवतः सैनिक भी भेजे हैं। युद्ध की क्षमता को बल मिला है, जिससे अमेरिका के समर्थन से लड़ रहे यूक्रेन को कमजोर हो सकता है यूक्रेन, क्योंकि अमेरिका ये भी कह चुका है कि वो नेटो को हथियार देगा। अब नेटो को अगर अमेरिका हथियार देगा तो वो हथियार इनडायरेक्टली यूक्रेन तक भी पहुंच सकते हैं। अमेरिका को अब ज्यादा सैन्य और वित्तीय सहायता देनी भी पड़ सकती है यूक्रेन के लिए, अगर उत्तर कोरिया और रशिया बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक साथ आ गए तो। अगर बात की जाए भारत इसको किस तरह से संभाल सकता है, भारत की जो डिप्लोमेसी है, क्योंकि अगर बात की जाए तो रूस के साथ भी भारत के संबंध हैं, ईरान इजराइल हाल ही में था, दोनों देशों के साथ भारत के संबंध थे, अमेरिका के साथ भी भारत के अच्छे संबंध हैं। भारत की जो डिप्लोमेसी है वो इसको कैसे संभाल सकती है, किस तरह से भारत जो है इस पूरे जो विश्व में हर तरफ, किस तरह से भारत इस विश्व में बने हुए तनाव को हैंडल कर रहा है, किस तरह से भारत की जो डिप्लोमेसी है, भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं वो उसको हैंडल कर रहे हैं, और क्या क्या चीज़ों का सामना, किन किन चीज़ों की चुनौतियां सामने भारत के आ सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भू राजनीतिक संतुलन और दबाव बन सकता है। कैसे? भारत रूस का पारस्परिक रणनीतिक साझेदार है, लेकिन रूस का उत्तर कोरिया जैसे देश से गठबंधन भारत के लिए कूटनीतिक असहजता भी पैदा कर सकता है। भारत को रूस, उत्तर कोरिया, चीन के ट्रायंगल और अमेरिका, जापान, कोरिया गठजोड़ के बीच संतुलन साधना होगा। जैसा अभी हमने लोगों ने मैप पे भी देखा कि रूस, उत्तर कोरिया और चीन तीनों पास में है, और यहाँ पे अमेरिका, जापान और कोरिया, जो कि बार बार बोला गया कि ये जो लोग ग्लोबली नेटो में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, उसके इन तीनों ट्रायंगल्स के साथ भारत को संतुलन भी साधना होगा। वहीं अगर बात की जाए तो परमाणु व प्रसार नीति को झटका, भारत नो फर्स्ट यूज को बढ़ावा देता है और परमाणु व प्रसार का समर्थक है, जबकि उत्तर कोरिया खुलेआम परमाणु हथियारों की धमकी देता है। यदि अगर रूस उत्तर कोरिया को सैन्य परमाणु तकनीक देता है तो भारत की परमाणु नीति भी विश्वसनीयता और क्षेत्रीय स्थिरता पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ये जो है नो फर्स्ट यूज भारत का हमेशा से ही यही रहा है कि हम पहले से यूज नहीं करेंगे, हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही हम पहले अटैक करेंगे, हम जवाब देंगे। भारत की हमेशा से ये नीति रही है, जो कि अब उत्तर कोरिया है उसका तो हमेशा से ही रहा है, वो परमाणु हथियारों की धमकी देते ही रहते हैं किम जोंग। आप लोगों को क्या लगता है? कई सारे सवाल आप लोगों के लिए भी हैं कि ये जो रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बना हुआ था, जो 2022 से 2025 तक लगातार युद्ध चल रहा है, इसने एक विस्तृत रूप ले लिया, ये अमेरिका तक पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे चुके हैं पुतिन को। अब ये उत्तर कोरिया तक पुतिन का दोबारा हाथ मिलाना, दोबारा रिश्ते सुधारना, किस ओर ये युद्ध जा रहा है? कब ये युद्ध रुक सकता है कि नहीं रुक सकता है, और कितना लंबा चल सकता है? इस युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है? आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।